हेलो 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 बच्चों, मैं हूं प्रसन्ना चौधरी और आज फिर से हम लोग बात कर रहे हैं नए चैप्टर के बारे में, नेशनलिज्म इन इंडिया। सेकेंड चैप्टर, 10th क्लास एनसीईआरटी। तो देखिए, बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। ठीक है, पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा है मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से नेशनलिज्म की भावना, ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म की भावना है, ये यूरोप में उजागर हुई, ये हमने देखा। फिर इसका जो एसोसिएशन है, मैंने मॉडर्न नेशनलिज्म जब ये यूरोप में उजागर होता है, इसको हमेशा से एसोसिएट करते हैं, लिंक करते हैं किसके साथ में भैया? नेशन स्टेट के साथ में। किसके साथ में? नेशन स्टेट के साथ में इसको लिंक किया जाता है। और जब ये मॉडर्न नेशनलिज्म आया यूरोप में, इसने कुछ बदलाव लाए, लोगों की अंडरस्टैंडिंग में चेंज लाया। व्हाट काइंड ऑफ अ चेंज इट ब्रॉट इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग? तो भैया, इट ब्रॉट चेंज इन अंडरस्टैंडिंग हु दे आर, वो कौन है। ठीक है, उनको एक अलग अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई। व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी, यार उनकी आइडेंटिटी क्या है? देखिए, पहले आइडेंटिटी कुछ नहीं थी, अभी उन्होंने आइडेंटिटी फॉर्म की थी कि वो इटली के हैं, जैसे जर्मनी के हैं, या फिर ब्रिटिश, या फिर इंग्लिश। ये सारी आइडेंटिटी वहाँ पे ना फोर्ज हुई। वहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है ना, वो भी डेवलप हुआ। यार ये हमारी धरती है, हमारा कल्चर है, हमारा फोक डांस है, हम लोग एक है, हमारी एक पास हिस्ट्री रही है, जिसके वजह से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हुआ। ये सारा होता है मॉडर्न नेशनलिज्म। कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है, यूरोप में नए सिंबल्स भी डेवलप हुए, राइट? सिंबल्स और आइकॉन भी डेवलप हुए, नए न्यू सॉन्ग्स डेवलप हुए। हमने देखा किस तरीके से फ्रांस में नेशनल एंथम गाया जाता है, और लोग उस नेशनल एंथम गाया जाता है और लोग उसके पीछे पीछे जो है ना रैली निकालते हैं, वो हमने देखा, राइट? हमने देखा कि किस तरीके से ये जो कम्युनिटीज की जो बाउंड्रीज है वो रीडिफाइन होती है, राइट? अभी ज्यादातर नेशंस में ये जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस रहा है, लंबा प्रोसेस रहा है। ठीक है, और अभी इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं भैया, ये जो नेशनलिज्म है, इसका जो कॉन्शियसनेस है, ये इंडिया में कैसे डेवलप हुआ। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। तो जिस तरीके से पूरे जग भर में यूरोपियन कॉलोनीज फैले हुए थे, इंडिया भी एक ऐसी एक कॉलोनी थी, राइट? एंड द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इंडिया में जो नेशनलिज्म जो बढ़ा, राइट, या नेशनलिज्म की जो शुरुआत होती है, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ में। देखिए, यूरोप में कहीं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट नहीं चली थी, बट इंडिया में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चली, इसीलिए लोग जो है इकट्ठा हुए। देखिए, अगर एक कोई दुश्मन आ जाता है और उस दुश्मन को फाइट करना होता है, तो एकदम से लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना। कॉलोनी में अगर कोई एक बाहर से बंदा आ गया या एक चोर घुस गया, तो उसको डिफेंड करने के लिए कॉलोनी के लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं, डंडे वंडे लेके। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जब हमारे यहाँ कॉलोनियलिज्म था, तो उस कॉलोनियलिज्म को फाइट करने के लिए एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चली, जिसके चलते लोग जो है इकट्ठा हो गए, राइट? और जब ये इकट्ठा होते हैं तो डेफिनेटली यूनिटी इज देयर टू फाइट अगेंस्ट the colonialism. Sense of being oppressed, the sense of being oppressed under the colonialism provided a shared bond. भैया, जब हमें कॉमन थ्रेड दिखता है ना, तो सब लोग एक बॉन्ड शेयर करते हैं कि चलो भैया इकट्ठा आते हैं और इससे लड़ेंगे। तो इसी तरीके से एक शेयर जो बॉन्ड है इंडियंस के बीच में डेवलप हुआ। ठीक है, जब एंटी कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में जब वो फाइट कर रहे थे या इकट्ठा हो रहे थे। then we saw that the अब देखिए क्या था कि इंडिया में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स भी थे और बहुत सारे क्लासेस भी थे, राइट? बहुत अलग अलग मेन है, वेमेन है, दीज आर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कास्ट है, रिलीजन है, तो ऐसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स है, अलग अलग क्लास है, क्योंकि इकोनॉमी अलग अलग है। और इसके चलते अब इन लोगों को इनके इंटरेस्ट भी अलग है, इनका एक्सपीरियंस कॉलोनियलिज्म को लेके अलग है, बट फिर भी कांग्रेस के
जो महात्मा गांधी है उनके नेतृत्व के अंदर में कांग्रेस क्या करती है, इन सारे अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग हैं इनको इकट्ठा लाती है फॉर द कॉमन कॉज। जैसे कि अभी पाकिस्तान ने जब हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ, किस तरीके से सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हुई, राइट, अगेंस्ट द दिस टेररिस्ट अटैक। और अभी हम एज अ नेशन स्टेट सारे खड़े हो रहे हैं इकट्ठा, बाहर वालों को मैसेज दे रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी एक है ना। ये तो वैसे तो नॉर्मल टाइम में कितनी लड़ती झगड़ती है, एक दूसरे को क्या कुछ कह देती है, बट अभी जब देश के ऊपर में बात आई तो सारी इकट्ठा हो गई, राइट, यूनाइटेड। उसी तरीके से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भी ये सारे सोशल ग्रुप्स दे केम टुगेदर। इसका मतलब ये नहीं कि इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गए, कॉन्फ्लिक्ट है बट फिर भी दे इमर्ज्ड यूनाइटेड, ठीक है, ओके। हाँ, तो इसके पहले वाली टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा है। वी रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, राइट। हमने इसके पहले वाली कोई टेक्स्ट बुक्स है उसमें पढ़ा हुआ है। अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे 20th सेंचुरी, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे भैया नेशनलिज्म स्पेशली इन 1920s के बाद में किस तरीके से जो है नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ। 1920s के बाद वाली सारी स्टोरीज हम यहाँ पढ़ेंगे। हम यहाँ बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, हम यहाँ बात करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में। हम देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस जो है इसने नेशनल मूवमेंट को जो है ना खड़ा किया इंडिया में, ठीक है। नॉट जस्ट दिस कि अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स है इन सारी सोशल ग्रुप्स ने मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया, दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर। एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू capture the imagination of people about the nationalism, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक शानदार फोटो है, आपको दिख रहा है, मास प्रोसेशन ऑन स्ट्रीट्स बिकेम कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। ये कह रहा है कि मास यानी देखो कितनी भीड़ है, लोग हजारों के तादाद में, करोड़ों लाखों के तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं, किस लिए, फाइट करने के लिए, प्रोसेशंस निकाल रहे हैं स्ट्रीट पे, राइट। और 1920s के बाद में जो है इस तरीके के जो मास मूवमेंट है जिसमें मासेस का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट है बड़े नंबर्स में, इस तरीके का जो मूवमेंट हमें 1920s के बाद में दिखाई देता है। और ये वही पिक्चर है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ में। होता यूं है कि पहले पता करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड है वो है 1914 से 1918 तक, राइट। तो ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ में इंडिया का क्या कनेक्शन है? इंडिया ने तो कोई वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ा, नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, ब्रिटिश हैड पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर और यहां से फौज गई थी। इंडियंस हैड फॉट फॉर द ब्रिटिशर्स इन यूरोप। और जब ये लड़ाई लड़ी तो सिर्फ यहाँ से लोग नहीं गए, यहाँ के रिसोर्सेज भी यूज किए गए टू फाइट द वॉर। तो डेफिनेटली इंडिया इज लिंक्ड विद द वर्ल्ड वॉर वन। वी गॉट अफेक्टेड दो द वॉर वॉज नॉट फॉट ऑन आवर लैंड, दो द पीपल वर, मैंने हम लोगों को नहीं पूछा गया कि हम लोग वॉर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमने पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी इसलिए हमारे यहाँ से लोग गए वॉर लड़ने के लिए। अब 1990s में होता क्या है, ये वर्ल्ड वॉर का पीरियड है 1918 तक। 1990s के बाद में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं जो नेशनल मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट ये नए एरियाज में स्प्रेड हो रही है, न्यू एरियाज, ठीक है। नए सोशल ग्रुप्स इसके साथ में जुड़ रहे हैं, दैट वी सी, ठीक है। और नया मोड ऑफ स्ट्रगल जो है ना वो डेवलप हो रहा है। इसके पहले हमें अगर स्ट्रगल करना है, हमें अगर फाइट करना है कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में,
तो जो स्ट्रगल का जो वे था वो अलग था, अभी अलग हो रहा है। सो आज हम इस चैप्टर में उसी नए तरीके का जो स्ट्रगल है उसके बारे में यहाँ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या समझेंगे, तो देखिए ऐसा है कि एक सेकेंड, ये जो वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तो एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में क्रिएट होती है, न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। तो क्या इकोनॉमिक कंडीशन, देखिए वॉर तो हमने लड़ा नहीं, बट हमारे यहाँ के लोग गए और हमारे यहाँ के रिसोर्सेज यूज गए। तो जब लड़ा तो हमारे यहाँ से यार पैसा जो है यहाँ से जो है काफी गया वॉर के लिए, या फिर लोन जो है वॉर का जो लोन्स है उसको भी, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने पैसे भी लिए थे, लोन भी लिया था, ठीक है। तो फाइनेंस ना बड़े टाइट हो गए, ठीक है। अब देखिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा लगेगा, पैसा नहीं है तो लोन लेते हैं, लोन नहीं है तो लोन चुकाने के लिए एक कोई भी नेशन स्टेट क्या करता है, तो टैक्सेस बढ़ाता है। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी सेम यही हुआ था। लुईस 16 13 अमेरिकन कॉलोनीज का जो वॉर चला था तो उसको फंड किया था लुईस 16 ने। फ्रांस में लुईस 16 फ्रांस से है और फाइट हो रही है अमेरिका में, है ना, और फंड फाइनेंस कौन कर रहा है भैया, पैसा कौन दे रहा है या सपोर्ट कौन दे रहा है, लुईस 16 दे रहा है। अब ये लुईस 16 के पास पैसा कहाँ से आया, लुईस 16 ने तो फ्रांस की जनता से पैसा लिया है ना। अब फ्रांस की जनता से अगर पैसा लिया है तो फ्रांस की जनता के हित के लिए काम होना चाहिए उसी पैसे से। अब वो कुछ और ही फंड कर रहा है ना। अमेरिकन जो कॉलोनीज का जो स्ट्रगल था, 13 अमेरिकन कॉलोनी स्ट्रगल, उसको फंड किया। उसी तरीके से यहाँ भी हो गया भैया, वॉर कहीं और हो रहा है ना, पैसा किसी और का यूज हो रहा है और वो उसी का पैसा जो है रिकवर किसी और कहीं और से कलेक्ट हो रहा है। इंडिया का कोई लेना देना नहीं, बट बर्डन तो इंडियंस पे आ गया, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई गई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, और अगर हम देखें वॉर मतलब जो प्राइजेस हैं वो भी काफी इंक्रीज हो गए, डबल हो गए। 1913 से 1918 तक आते आते प्राइजेस भी डबल हो गए। एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर पीपल, कॉमन मैन, यार प्राइजेस बढ़ गए, ठीक है। नॉट जस्ट दिस भैया, सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट थी, सोल्जर्स कहाँ से आएंगे, सो विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई द सोल्जर्स, फोर्स रिक्रूटमेंट रूरल एरियाज में से। लड़ना नहीं है बट फिर भी भैया लड़ने के लिए लेके जाओ। ये तो हुआ ही हुआ, इसके ऊपर में और भी बहुत बेकार ये हुआ कि 1918 1919 में या 1920 21 में क्रॉप फेलियर, पहले ही मैंने खराब चल रही है स्थिति, उसमें क्रॉप फेलियर हो गई कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में, जिसके वजह से देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड विच लेड टू एंड आल्सो इट लेड टू इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स। खाने को नहीं है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक माने महामारी आ गई है, ठीक है। करीबन 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए फेमाइंस और एपिडेमिक के वजह से। all these situation created all these things created worse situation for a common man, hardship, बहुत ही बेकार। देखिए इसी तरीके की चीज हमें ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी दिखाई देती है। जब पैसे नहीं थे तो लुईस 16 के पास पैसे नहीं थे तो टैक्सेस बढ़ाए, टैक्सेस नहीं है तो क्रॉप फेलियर भी होता है, क्रॉप फेलियर भी है, फिर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड भी है ना। सेम टाइप ऑफ सिचुएशन हमें आपको वहां पे भी दिखाई देती है, यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, राइट। अब लोगों को लगा कि भैया जब ये वॉर खत्म होगा, ये इतनी हार्डशिप है, जब वॉर खत्म होगा तो चीजें बदलेगी, बट कुछ अच्छी नहीं हुई। तो ऐसे में होता यूँ है कि नया स्टेज सेट होता है जहाँ पे नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, और अभी ऐसे सिचुएशन में एक नया लीडर उभर के आता है जो बोलता है कि हम यहाँ से इंडिया को जो है बाहर निकालेंगे, और एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल, नया तरीका, मोड ऑफ स्ट्रगल जो है वो इंट्रोड्यूस करता है सबके लिए, और वो होता है आइडिया ऑफ सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी का आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब होता यूं है कि महात्मा गांधी जी जो है जनवरी 1915 में अफ्रीका से वापस आते हैं। अफ्रीका में उन्होंने बहुत कुछ काम किया होता है,
यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये फोटो दिया हुआ है, एक बहुत लोग लाइन में खड़े हुए हैं, प्रोसेशन निकला हुआ है। इस प्रोसेशन को हेड कौन कर रहा है साउथ अफ्रीका में? वो है गांधी जी। ये 1913 की एक फोटो है जिसमें महात्मा गांधी जी वॉज लीडिंग द वर्कर्स ऑफ न्यू कैसल टू द ट्रांसवाल। तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक के ये एक जो है स्ट्रगल चल रहा है, मैंने एक प्रोसेशन चल रहा है जिसको लीड कर रहा है महात्मा गांधी जी। ये फोटो ये दर्शाती है। एंड व्हेन द मार्चेस वर स्टॉप्ड एंड गांधी जी इज अरेस्टेड, थाउजेंड्स ऑफ मोर वर्कर्स जॉइंड द सत्याग्रह। तो मार्च भी रोका गया और जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया तो बहुत सारे और भी लोग जो है इस सत्याग्रह के साथ में जुड़ गए। ये एक्चुअली सत्याग्रह किस लिए था? इट वाज अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजीम। क्योंकि क्या था वहां पे ना, ब्लैक्स और वाइट्स थे, और वाइट्स जो थे उनको सारी सुविधाएं थी और पॉलिसी ऐसे बनाते थे कि वाइट्स को अच्छी ट्रीटमेंट, ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। तो ऐसे में रेसिज्म वहां होता था, पर्टिकुलर रेस को सुप्रीम माना जाता था और उनके लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाती थी। दूसरे रेस को सुप्रीम नहीं माना जाता था, उनके लिए उनको जो है डिस्क्रिमिनेटरी उनके लिए पॉलिसी बनाई जाती थी। तो इस तरीके से सारा जो है माहौल था, और जिसमें महात्मा गांधी जी ने एक लीडरशिप प्रोवाइड करी और वो काफ़ी सक्सेसफुल थी। एंड इट वाज अ नॉवेल मेथड ऑफ एजिटेशन। अभी देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है जो आपको पता होना चाहिए। वो है, एक क्वेश्चन आएगा आपको, एक है एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर सारा इस पैराग्राफ में है, जो आपको आएगा तो आपने लिखते आना चाहिए। तो व्हाट इज दैट? तो पहला है, इट इज अ मेथड ऑफ मास एजिटेशन। सत्याग्रह क्या है? नॉवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। दिस इज वन पॉइंट। ठीक है। दूसरा है, इट एम्फसाइज्ड ऑन व्हाट? इट एम्फसाइज्ड ऑन पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। ये दूसरा है। तो सत्याग्रह क्या डिमांड करता है? सत्याग्रह कहता है भैया ट्रुथ, सत्याचा आग्रह। ट्रुथ की बहुत पावर है और हमने ना ट्रुथ को ढूंढना चाहिए। अभी ये समझ में नहीं आया होगा क्या है, पर जैसे जैसे आगे चीजें मैं समझाऊंगा तो चीजें समझेगी। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो, सत्याग्रह एम्फोसिस ऑन पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। भैया ट्रुथ की बहुत पावर है और हमें ना हम ट्रुथ को ढूंढना चाहिए। दूसरा यहां पे आता है, इट सजेस्ट व्हाट? इट सजेस्ट दैट द कॉज, इफ द cause was true, if the struggle was against injustice, then the physical force was not necessary to fight the oppressor। ये दूसरा पॉइंट है। अगर आपका कॉज ना सही है, अगर आप सही हो, आप जो कर रहे हो वो सही है, आपके अगेंस्ट में अगर इनजस्टिस हुआ है ना, आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आप सही हो, ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जो ऑपरेसर है उसके अगेंस्ट में आपको फिजिकल फोर्स यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप वैसे ही जीतेंगे सत्य का आग्रह करके। ठीक है। उन्होंने कहा कि जब ऐसा होता है, ये तीसरा पॉइंट है, सॉरी, चौथा पॉइंट है कि एग्रेसिव या ऑपरेसर जो होता है उसके प्रति हमने वेंजेंस नहीं रखना चाहिए। वेंजेंस मीन्स बदले की भावना, बिल्कुल, माने विदाउट सिंकिंग, उस बदले की भावना न रखते हुए, अग्रेसिव न होते हुए सत्याग्रही ने क्या करना चाहिए? तो सत्याग्रही ने ही शुड फाइट द बैटल विथ नॉन वायलेंस। दिस इज व्हाट ही सेज। ठीक है। सो दिस इज फोर्थ, दिस इज फोर्थ। ठीक है। हाँ, तो भैया हमने नॉन वायलेंस से होना चाहिए। वो कहता है कि मैंने महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भैया हमने ना कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर, ठीक है, इसको अपील करना चाहिए। ये पांचवा पॉइंट है। ठीक है, कि ये जो उसका जो मन है ना, उसको अपील करे, ऐसी चीज हमने करनी चाहिए। उसके मन को परिवर्तन करने की बात करनी चाहिए। ठीक है, मन को हमें परिवर्तन करना है, ना कि उसको फिजिकल फोर्स यूज करना है। देखो वो बोल रहे हैं
पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। आप ना ये जो ऑपरेसर है जो आपके साथ गलत कर रहा है उसको आप परसुएड करो, उसको दिखाओ कि यार ये ट्रुथ है, आप जो कर रहे हो वो इनजस्टिस है, ये सही तरीका से नहीं है, और आप अपना और उस जो आपके अगेंस्ट में जो गलत कर रहा है उसके हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन करिए, उसको परसुएड कीजिए, ना कि उसके अगेंस्ट में वायलेंस का यूज करें। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ही सेड। ठीक है, बाय द स्ट्रगल, उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा स्ट्रगल करेंगे तो ट्रुथ जो है वो हमेशा जीतेगा, अल्टीमेटली ट्रुथ इज गोइंग टू ट्रायम्फ, ट्रुथ विल अल्टीमेटली इट विल विन। तो गांधी जी फाइनली ही बिलीव्ड कि हमारा जो हमारा धर्म है नॉन वायलेंस, एंड this will only unite all the people. So this was the thought of non-violence और सत्याग्रही by the महात्मा गांधी जी। ये उनके थॉट हो सकते हैं, अभी का थॉट थोड़ा अलग है। कभी और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बट इस चैप्टर में नहीं, कि किस तरीके से कुछ चीज़ें महात्मा गांधी जी की जो सत्याग्रह है उसके अपने लिमिटेशंस हैं, कैसे लिमिटेशंस है, क्या है, वो हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब तो जब महात्मा गांधी जी आए तो उन्होंने पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाया। पायलट प्रोजेक्ट क्या चलाया, पहले 3 जगह पे कुछ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यही सत्याग्रह का उपयोग किया। तो 1915 में वो आए, जैसे हमने देखा गांधी जी का अराइवल 1915 में है, जनवरी 1915, है ना। 1917 और 1918 में वो करीबन 3 जगह काम करते हैं। 1917 में एक खेड़ा करके डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, और चंपारण इन बिहार। बिहार के चंपारण में क्या होता है कि ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम होता है, जिसके अगेंस्ट में पेजेंट्स जो है वो उठाव करते हैं। तो वहाँ भी गांधी जी जाते हैं, मीडिएट करते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं थ्रू सत्याग्रह। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में होता यह है कि वहाँ पे क्रॉप फेलियर होता है, प्लेग की महामारी होती है, और ऐसे में गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करने की बात करती है पेजेंट से, पेजेंट्स मना कर देते हैं। तो तब भी महात्मा गांधी जी इंटरवीन करते हैं और उसको कंक्लूजन पे लेके आते हैं। और तीसरा, महात्मा गांधी जी जो है अहमदाबाद में भी सत्याग्रह करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मिल वर्कर्स और मिल ओनर के बीच में जो है एजिटेशन होता है, माने कॉन्फ्लिक्ट होता है। मिल वर्कर्स चाहते हैं कि उनकी सैलरी जो है वो बढ़े, मिल ओनर ऐसा नहीं करना चाहते थे, तो उनके बीच में निगोशिएशन जो है सत्याग्रह करके गांधी जी इसको सक्सेसफुली सॉल्व करते हैं। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों का मैप वर्क आता है, आपको बताना पड़ेगा चंपारण कहाँ है, खेड़ा कहाँ है और अहमदाबाद कहाँ है। तो ये रहा हमारा इस चैप्टर का ये जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो है यहाँ तक होता है। अभी आइडिया ऑफ सत्याग्रह तो हमने देख लिया, अभी हम देखते हैं कि सत्याग्रह के बारे में व्यू क्या है महात्मा गांधी जी का। ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, व्यू ऑफ महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह। ठीक है, क्या था व्यू? तो उनका कहना था नंबर 1, भैया ये जो आप कह रहे हैं ना पैसिव रेजिस्टेंस है सत्याग्रह, सत्याग्रह पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं भैया, ये एक्टिव रेजिस्टेंस है। ये वीक लोगों का वेपन नहीं है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इट इज सेड दैट पैसिव रेजिस्टेंस दैट इज द वेपन ऑफ अ वीक। वेपन ऑफ वीक है, वेपन ऑफ वीक थोड़ी ना है, ठीक है। बट द पावर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग। ये एक ऐसा पावर है ना सत्याग्रह जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग आदमी यूज कर सकता है, वीक आदमी यूज नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट गांधी जी सेड, ठीक है। तो इसको हम लोग पैसिव रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, इसको हम एक्टिव रेजिस्टेंस कहेंगे। दिस इज व्हाट ही मीन टू से, क्योंकि इसके लिए ना इंटेंस एक्टिविटी लगती है, पैसिव रेजिस्टेंस से नहीं होगा। दूसरा वो कहते हैं
कि भैया सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स, हम लोग कभी फिजिकल फोर्स यूज नहीं करते हैं सत्याग्रह में। हम लोग हमेशा से, हम कभी भी फिजिकल फोर्स यूज नहीं करेंगे। कभी भी जो हमारा एडवर्सरी है या जो हमारा अपोनेंट है या हमारा जो ऑपरेसर है उसके अगेंस्ट में हम कभी भी जो है ना उसको दर्द नहीं देंगे, ठीक है। उसको कभी डिस्ट्रॉय करने के पीछे में नहीं जाएंगे, जो हमारा ऑपरेसर है उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ठीक है। हम ना उसके बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे या गलत उसके बारे में गलत नहीं करेंगे। दैट इज सत्याग्रह। तीसरा है भैया, सत्याग्रह के लिए हमें लगेगा प्योर सोल फोर्स, ठीक है, क्योंकि ट्रुथ जो है वो प्योर सोल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम अगर नॉन वायलेंट रहना चाहिए, जो कि एक सुप्रीम धर्म है हमारा, तो उसके लिए हमें प्योर सोल लगेगा और वो प्योर सोल फोर्स है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, वो कहते हैं कि इट इज सर्टन दैट इंडिया कैन नॉट, भैया इंडिया तो ब्रिटेन के साथ में लड़ नहीं सकता ना, क्योंकि ब्रिटेन के पास तो आर्म्स है। वो तो भैया वॉर गॉड की वर्शिप करता है ब्रिटेन, ठीक है, और वो उसी तरीके से बन चुके हैं, दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम, है ना, एंड वो उसी तरीके से बन भी रहे हैं, और दे आर द बियरर ऑफ आर्म्स। और हम जो ये मिलियंस ऑफ लोग हैं, व्हाट वी डोंट हैव, वी आर नॉट कैरिंग आर्म्स, नॉट एट ऑल, और हमारा रिलीजन ही नॉन वायलेंस है, ठीक है। दिस इज व्हाट ही सेज। सो दीज आर द व्यूज ऑफ महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह। My views on satyagraha is totally different. I see certain limitations. खैर इसका डिस्कशन मैं कभी और करूँगा, because being an history teacher, I feel that I must express my views as well, but not in this video. इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। Stay tuned, हम लोग इसके बाद रोवलैक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।